नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मलय भट्टाचार्य। दोस्तों, आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ आर के नारायण जी का लिखा हुआ एक बेहद रोचक उपन्यास, मालगुडी का मिठाई वाला। 60 साल के हैं ये मिठाई वाले जगन, लेकिन बहुत एक्टिव। जितना हिस्सा आपने अब तक सुना है, माली अब बड़ा हो चुका है, लेकिन भविष्य की उसकी क्या योजना है इस बारे में वो अपने पिता से चर्चा ही नहीं करता है। बातचीत बहुत कम है दोनों में। जगन बहुत परेशान रहता है कि आगे क्या करना चाहता है लड़का, कुछ तो पता चले। कज़न से पूछता है जब उससे मुलाकात होती है कि भाई वो तो तुम्हारा भतीजा लगता है, तुम्हें तो ज़रूर कुछ बताता होगा। तो कज़न कहता है कि तुम्हारा बेटा है, पूछ क्यों नहीं लेते सीधा उससे। और एक दिन कज़न बताता है कि माली की योजना तो अमेरिका जाने की है। जगन सुनकर सन्न रह जाता है कि सीधा साधा लगने वाला माली, उसका बेटा, इतना दूर का सोच रहा है। खैर, ऐसे ही तमाम ट्विस्ट आने वाले हैं इस उपन्यास में। सुनिए, मजा लीजिए उसका। पिता और पुत्र के बीच इतनी कम बातचीत होती थी कि घर पर शांति का साम्राज्य छा गया था। माली इस स्थिति से काफी खुश नजर आने लगा था कि अब उसे पढ़ने के लिए नहीं कहा जाएगा। जगन को भी इस बात का संतोष था कि बेटे ने स्वयं अपना रास्ता बनाने का फैसला कर लिया है। वो गर्वपूर्वक अक्सर ये सोचता, वो दूसरों की किताबें पढ़ने के स्थान पर उनके पढ़ने के लिए किताबें लिखने जा रहा है। उसे लगता इस तरह वो दूसरों की सेवा करने का काम करेगा। सेवा शब्द का विचार आने पर उसे लगता कि इससे कार्य को महत्ता प्राप्त होती है। ये शब्द उसे उत्तेजित कर देता था। इसकी कल्पना से उसके सारे शरीर में झंझनाहट पैदा हो जाती थी। ये शब्द उसने पहली दफा सन 1937 में सुना था, जब महात्मा गांधी मालगुडी आए थे और नदी किनारे रेत के मैदान में उन्होंने बहुत बड़ी सभा को संबोधित किया था। इसमें उन्होंने सेवा शब्द की विवेचना की थी और बताया था, हर मानवीय कार्य जब इसकी भावना से किया जाता है तब उसे एक विशेष अर्थ प्राप्त हो जाता है। इस परिभाषा से प्रेरित होकर जगन ने देश को विदेशी शासन से आजाद कराने के आंदोलन में भाग लिया था। पढ़ाई, घर-बार और सामान्य जीवन का परित्याग कर दिया था और उस समय के ब्रिटिश कानूनों को तोड़ा था। लगातार जेल यात्रा और पिटाई वगैरह को इसी कारण सहन किया था कि वो देश की सेवा के लिए किया जा रहा है। उसने अपने आप से कहा, हर आदमी को ये आजादी मिलनी चाहिए कि वो मानवता की सेवा कर सके। फिर इसमें जोड़ा, माली भी किताबें लिखकर मानव जाति की सेवा ही करेगा। लेकिन माली लिखता क्या है, ये वो अक्सर सोचता रहता था। कहानियां? किस तरह की कहानियां? कविताएं या दर्शन की बातें लिखता है? वो सोचता ऐसी चीजें लिखने के लिए उसे जीवन का कितना अनुभव प्राप्त है। अक्सर जब कभी वो भगवत गीता पढ़ता होता, उसके मन में बहुत से प्रश्न खड़े होते रहते। माली के लेखन पर विचार करते समय गीता के विचार उसके मन से दूर होने लगते और उसके अपने विचार उन पर हावी हो जाते। वो जानना चाहता था कि माली अंग्रेजी में अपनी रचनाएं लिखता है या तमिल भाषा में। अगर वो तमिल में लिखेगा तो अपने प्रदेश में जाना जाएगा, अंग्रेजी में लिखेगा तो दूसरे देशों के लोग भी उसे पढ़ेंगे। लेकिन क्या वो इतनी अंग्रेजी या तमिल या कोई और भाषा जानता है? वो चिंतित हो उठा। उसके मन में अनेक सवाल जाग उठे। उससे आमने सामने कोई प्रश्न पूछना तो व्यवहारिक नहीं था, लेकिन उन्हें बात भी क्या करनी है। माली दुनिया से विरक्त होता जा रहा था, किसी से भी बात नहीं करता था। दोनों का आपसी संबंध अब सिर्फ उस 5 रुपए का बचा था जिसे जगन रोज माली के नाश्ते के साथ रख देता था और बाद में देख लेता था कि उसे उठा लिया है या नहीं। लड़का शायद आनंद भवन में खाना खाता होगा, लेकिन उसे यह पसंद नहीं था कि उसका पैसा यहाँ की गुल्लक में जाए। लेकिन इसका कोई उपाय भी नहीं था और आनंद भवन शहर का सबसे अच्छा रेस्तरां माना जाता था। हालांकि जगन जानता था कि यहाँ शुद्ध घी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। उसकी जगह सादा टीनों में भरे साफ किए तेल का ही प्रयोग किया जाता है। वे लोग ये मानकर चलते थे कि सादा बिना लेबल लगे टीनों से लिया जाने वाला पदार्थ घी होता है और लोग इसका विश्वास कर लेंगे। सितंबर की 30 तारीख न जाने कब की निकल चुकी थी और जगन ये जानने के लिए कुछ भी देने को तैयार था कि माली की किताब भेजी गई या नहीं। उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। लड़के की गतिविधियां इस तरह निश्चित और संचालित थी कि एक घर में रहते हुए भी लगता था कि दोनों अपनी अपनी अलग दुनिया में रह रहे हैं। जब कमरे में रोशनी दिखाई देती तब जगन को पता चलता कि वो वहां मौजूद है। उसे दरवाजा खटखटाने की भी हिम्मत नहीं होती थी।
दोनों अलग अलग समय पर घर आते थे और बहुत कम ही ऐसा होता था कि हॉल में दोनों एक साथ टकरा जाएं। सूचना की कमी के कारण जगन बहुत चिंतित रहता था। जब कजन शाम को जगन से मिलने आता तो वो उसे इतना परेशान दिखाई देता कि उसके चेहरे पर खुशी लाने के लिए कहता, तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें जीवन में सब कुछ प्राप्त हुआ। तुम्हें इतना धन मिला है जितना 90% लोगों को प्राप्त नहीं होता। फिर भी तुम्हारे पास वो धन है जो 100% लोगों को नहीं मिलता, संतोष। लेकिन एक चीज तुम्हें अभी प्राप्त नहीं हुई है, प्रसन्नता। तुम हमेशा चिंतित ही दिखाई देते हो। अगर कोई चिंतित दिखाई देता है तो उसका कारण भी होना चाहिए। तुम इन दिनों माली से मिले? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। काफी दिन पहले मैंने उसे विनायक स्ट्रीट पर साइकिल पर जाते हुए देखा था। अब ये मत पूछना कि मैं वहां क्या करने गया था। मैं इससे भी दूर जाता हूँ, काम हो तो, सेवा का कोई काम, इसका तुम विश्वास कर सकते हो। मैं खुद अपने लिए कुछ नहीं करता। उसने तुमसे बात की? नहीं, मैंने कहा नहीं कि वो साइकिल पर था। इतनी दूर वो क्या करने गया था? उसी से क्यों नहीं पूछते? कजिन ने कहा। वो जवाब नहीं देगा, जगन बोला। कोशिश की है? नहीं। तो करके देखो। उसे अच्छा नहीं लगेगा, कहेगा मैं दखल दे रहा हूं। अगर तुम कहो तो मैं कोशिश करके देखूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सोचेगा कि मैंने तुमको भेजा है। ये तो ठीक ही है, मैं भी उससे यही कहूंगा। ये सुनकर जगन बहुत डर गया। उसके माथे पर पसीना छूटने लगा। कजिन ने टिप्पणी की, मुझे ताज्जुब हो रहा है, इतना डरते क्यों हो? मैं उसे अपसेट नहीं करना चाहता, बस इतनी बात है। जिंदगी में कभी भी मैंने उसे परेशान नहीं किया है। इसका मतलब यह है कि तुम उससे काफी बातें कर चुके हो और उससे आगे नहीं जाना चाहते। ये बात तो नहीं है। जगन ने इस तरह ये कहा मानो इसे स्वीकार नहीं करना चाहता हो। मुझे ये बताओगे कि आखिरी दफा तुम उससे कब मिले थे? जगन पिछले दिनों की बातें सोचने लगा। कजन धीरे धीरे मिठाई का स्वाद लेता हुआ उसे ध्यान से देखता भी जा रहा था। उसे याद आया कि 3.5 महीने पहले दोनों की आखिरी बात हुई थी। वो हॉल में बैठा अखबार पढ़ रहा था कि लड़का अपने कमरे से बाहर आया। बाहर जा रहे हो? हाँ। जगन को ये सुनकर डर सा लगा, लेकिन उसने और कोई सवाल नहीं पूछा। कहा, आज का अखबार देखा? नहीं। देखना भी नहीं चाहते? उसमें मेरे लिए कुछ नहीं होता। ये कहकर वो हॉल से बाहर निकल गया। जगन को उसके साइकिल उठाने की आवाज सुनाई दी, फिर दरवाजा बंद करने की। वो अखबार पर आंखें गड़ाए बैठा रहा। ईश्वर को धन्यवाद कि उसके कमरे में से बाहर के लिए कोई दरवाजा नहीं है, जैसा कि उसके पिता एक दफा बनवाना भी चाहते थे। नहीं तो बहुत दिन पहले ही मैं अपने बेटे की शक्ल तक भूल जाता। ये सब कजिन को बताना उचित नहीं था, इसलिए उसने कहा, समस्या ये है कि हमारे आने जाने का समय बिल्कुल अलग है। जब मैं पूजा प्रार्थना करके अपनी आंखें खोलता हूँ, वो जा चुका होता है। हमारे घर की परंपरा है कि जब मैं पूजा करता हूँ कोई मुझे परेशान ना करे। लेकिन ये महत्व की बात नहीं है, हम विषय से भटक रहे हैं। मैं तुम्हारी सहायता चाहता हूँ। मेहरबानी करके अपनी तरफ से इस बात का पता लगाओ कि वो जाता कहाँ है और उसके उपन्यास का क्या हुआ। किताब पूरी हुई है या नहीं, उससे मिलने की कोशिश करो और मुझे खबर ला कर दो। इसके लिए मैं तुम्हारा बड़ा आभार मानूंगा। अरे नहीं, तुम्हारे लिए कुछ करना तो मेरा कर्तव्य है। आभार वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। मैं देखता हूं कि तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूं। वो इस कार्य की गंभीरता और महत्व से पुलकित हो उठा। जगन को भी अच्छा लगा। कजिन 4 दिन बाद आया और जगन के सिंहासन के बगल में जमकर बैठ गया। फिर बोला, तुम्हारे लिए नई बात हो रही है। बेटा अमेरिका जाना चाहता है। काफी पहले ही मैंने इशारा किया था कि वो ये करना चाहता है। जगन को इस बात से ऐसा धक्का लगा कि कुछ समय के लिए उसका दिमाग ही सुन्न पड़ गया। उसकी तो ये सोचकर सांस ही रुक गई कि उसका बेटा उससे इतनी दूर चला जाएगा। वो जैसे पागलों की तरह कहने लगा, अमेरिका? अमेरिका क्यों जाएगा? और उसकी किताब का क्या हुआ? वो लिख ली क्या या नहीं लिखी? वो सोचता है कि उसे ये कला अमेरिका में सीखनी होगी। जगन इस विचार के लिए गुस्से से भर उठा। ये बहुत अद्भुत बात थी, फिर ये राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के भी खिलाफ थी। कहानी लिखना सीखने के लिए वहां जाएगा? ये तो उसे गांव की दादियों से सीखना चाहिए। ये कहते हुए उसकी देशभक्ति जागृत हो उठी। कजन ने कहा, मैंने भी उससे यही बात कही थी।
क्या वाल्मीकि ऋषि रामायण लिखना सीखने के लिए अमेरिका या जर्मनी गए थे? जगन ने उत्तेजित होकर प्रश्न किया। आजकल के इन लड़कों को अजीब अजीब ख्याल आने लगे हैं। ये बात उसने अपने बेटे का नाम लिए बिना कही। इसी समय प्रधान रसोइया किचन की खुशबुएं बिखेरते हुए वहां आया और कहने लगा, केसर खत्म हो गई है, सिर्फ एक दिन के लिए बची है। जगन ने उसकी तरफ मुंह उठाकर देखा। वो समझ नहीं पाया कि विषय क्या है। उसकी तरफ से कजन ने जवाब दिया, ठीक है, जल्दी आ जाएगी। जब वो भीतर चला गया, जगन ने पूछा, तुमने पता किया कि दिन वो कहाँ बिताता है? हाँ, पब्लिक लाइब्रेरी में। ये कहाँ है? जगन ने प्रश्न किया। वो नहीं जानता था कि कस्बे में लाइब्रेरी भी है। कजन को भी निश्चय से पता नहीं था, इसलिए उसने नदी की दिशा में हाथ हिला दिया। फिर कहने लगा, ये वही होगी जिसके लिए पत्थर रखा गया था। जब भी कोई मंत्री वंत्री आता है, यही सब कर लिया जाता है। अगर ये महत्वपूर्ण जगह होती तो मुझे जरूर पता होता। वे उसे वहां रहने देते हैं? उसे वहां अच्छा लगता है, शायद कुछ कार्य भी करता है। क्या काम करता होगा? जगन ने पूछा, और लड़का वहां असिस्टेंट का काम कर रहा होगा, ये सोचकर परेशान हुआ। लेकिन उसकी किताब का क्या हुआ? उसने निराश होते हुए पूछा। वो अमेरिका में इसे लिखेगा, कजिन ने जवाब दिया। ये सुनकर जगन विचलित हो उठा। उसे लगा कि विरोधी शक्तियां उसे चारों ओर से घेर ले रही हैं। किताब लिखने से अमेरिका का क्या संबंध है? उसने लाइब्रेरी की एक मैगजीन में पढ़ा कि अमेरिका में एक ऐसा कॉलेज है जहां उपन्यास लिखना सिखाया जाता है। जगन को फिर एक बार वाल्मीकि और दादी का तर्क कहने की इच्छा हुई, लेकिन उसने अपने को रोक लिया। और उस इनाम का क्या हुआ? इसका तो पता नहीं। दरअसल उसने किताब ही नहीं लिखी, कजिन ने जवाब दिया। और किताब इस तरह थोड़े ही लिखी जाती है। ठीक कहते हो, जगन बोला। उसे अचानक लड़के की उस दिन कही बात याद आ गई, लेकिन बात को आगे बढ़ाने के लिए कहा, फिर भी किताब तो लिखी जानी चाहिए। इस तरह कुछ देर तक दोनों किताब लिखने की प्रक्रिया पर विचार विमर्श करते रहे। लेकिन अमेरिका में ही क्यों? जगन ने दिन भर का जमा पैसा उसके सामने लाए जाने को नजरअंदाज करते हुए पूछा। कजिन भी वहां से जाने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि शायद यही ऐसा देश है जहां इस तरह के काम सिखाए जाते हैं। वहां तो गाय और सुअर का ही मांस खाते हैं। मैं एक अमेरिका के आदमी को जानता हूं जिसने मुझे बताया। कजिन ने इसमें अपना ज्ञान भी जोड़ते हुए कहा, वे शराबें भी तरह तरह की पीते हैं, पानी और दूध नहीं पीते। औरतें भी वहां आजाद हैं। कुछ देर बाद वो बताने लगा, मैंने उनकी कुछ फिल्मी मैगजीनें देखी हैं। वहां की औरतें मर्दों के साथ दोस्ती करती हैं, जब चाहे शादियां तोड़ देती हैं और नंगी होकर धूप में लेटी रहती हैं। जगन ने आश्चर्य से प्रश्न किया, ये सब तुमने कहां देखा? कजिन ने किसी दिशा में हाथ हिलाकर बताया तो वो कहने लगा, लेकिन सब बातें सही नहीं भी हो सकती। उसे ये सोचना नागवार लगा कि माली भी इसी तरह शराब, गोश्त और औरतों का शिकार हो जाएगा, जिससे उसका शरीर ही नहीं आत्मा भी भ्रष्ट हो जाएगी। वो जैसे निश्चय करके बोला, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। माली यहीं रहेगा। कजन संदेह से उसकी तरफ देखने लगा। उसे लगा कि माली की योजना में इसका भी हाथ हो सकता है, लेकिन शीघ्र ही ये संदेह मिट गया। वो बोला, उसने जाने की पूरी तैयारी कर ली है। जगन चीखा, मेरी अनुमति या सहायता के बिना ही? लाइब्रेरी में टाइपराइटर है जिसका वो इस्तेमाल करता है। कुछ तो प्रशंसा के भाव से और कुछ लाइब्रेरी के विरोध के कारण जगन अचानक ये जाने बिना कि वो क्या कह रहा है चिल्ला उठा, अगर ऐसे गलत कामों के लिए लाइब्रेरी का इस्तेमाल किया जाता है तो? कजन पूछने लगा, तुम्हें पता है वो कुछ दिन के लिए मद्रास भी हो आया है? अरे नहीं तो, मेरी आज्ञा या सहायता के बिना, मुझे कुछ भी बताए बिना। मैं तो सोचता था कि कमरे में ही होगा। तभी उसे याद आया कि कई दिन तक 5 रुपए के नोट उसने नहीं उठाए थे। उसने सोचा कि लड़का पिछली रकम से ही काम चलाता रहा होगा, इसलिए ये पैसे उसने वापस उठा लिए थे और अगले कई दिन तक नोट नहीं रखे थे। उसने पासपोर्ट और दूसरी चीजों का भी इंतजाम कर लिया है। वो किराया कहां से देगा? उसने कहा कि इंतजाम हो गया है। उसने बताया कि वो जानता है कि पैसे कहां रखे जाते हैं। जगन को यह सुनकर जबरदस्त धक्का लगा, लेकिन उसकी चतुराई से प्रसन्न भी हुआ। जैसे खुश होकर कहने लगा, लड़का बहुत व्यवहारिक है। कुछ देर इसी तरह सोचते रहकर उसने खुशी जाहिर करते हुए कहा, देखो कितना आत्मनिर्भर बन गया है।
मैं हमेशा मानता रहा हूं कि व्यक्ति को अपना विकास स्वयं करने देना चाहिए, उसे किसी की सहायता नहीं लेनी चाहिए। गीता में भी तो कहा है, हर आत्मा भगवान होती है और भगवान हमेशा अपनी देखभाल खुद कर सकता है। कजिन ने विचार पूरा किया। जगन बोला, यही तो असली बात है। इसीलिए जब उसने पढ़ाई छोड़ी तो मैंने उसके निश्चय में कोई दखल नहीं दिया। मैंने अपने को समझाया, शायद वो जिंदगी के स्कूल में शिक्षा प्राप्त करना चाहता है और उसे पूरी आजादी दे दी। और इसमें खुद जो उसने इधर उधर की कुछ चीजें पढ़ी थीं और जिंदगी से थोड़ा बहुत उल्टा सीधा सीखा था, उस सब का सार जैसा कुछ करने की कोशिश की। कजिन ने आंखें चमकाकर कहा, मेरे भी जीवन का यही उसूल है। मैं इस दुनिया, इसके लोगों और उनकी समस्याओं के बारे में काफी कुछ जानता हूं। मैं तो जीवन की कला सीखने के लिए कभी किसी कॉलेज में नहीं गया। इसीलिए तो मुझे ताज्जुब होता है कि लिखने की विद्या सीखने के लिए वो अमेरिका के कॉलेज जा रहा है। ये कहकर उसने नाक भौं सिकोड़ी। फिर कहा, तुम मेरे अच्छे भाई की तरह उसे समझाओ और रोकने की कोशिश करो। मैं अकेला इस घर में कैसे रह पाऊंगा, ये विचार ही मुझे दुखी कर देता है। हाँ, मैं उसे समझाऊंगा। कजन ने मशीनी ढंग से कुछ इस तरह कहा जैसे उसे इसका विश्वास ही ना हो रहा हो। लेकिन तुम जानते हो कि उसने हर तरह की पूरी छानबीन करके सारी तैयारी की है। उसने मद्रास में अमेरिकी ढंग के कपड़े सिलवाए हैं। मैं तो उसे हमेशा बहुत कपड़े बनवाने की सलाह देता रहा हूँ। विदेशों में तो जूते और टाई लगाना भी जरूरी है, और वो भी 24 घंटे। और भी बहुत सी चीजें हैं। इन सब के लिए उसे मेरी मदद की तो जरूरत नहीं है। जगन ने बड़े दयनीय भाव से कहा और आग्रह किया कि कजिन को इसमें पूरा सहयोग देना चाहिए। इसके लिए तुम क्या कर सकते हो? कजन ने पूछा। मद्रास में मेरा एक दोस्त है, बेल्लारी जेल में मेरा साथी था, अब डिप्टी मिनिस्टर है। उसकी सहायता लेने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन माली तो हम में से कोई सहायता ही नहीं चाहता। लाइब्रेरियन का एक भाई हवाई जहाज की कंपनी में काम करता है, वो माली के लिए ये सब कर रहा है। वो हवाई जहाज से जाएगा? जगन ने डर के भाव से कहा। आजकल कौन नहीं जाता? जगन जैसे रोने को हो आया। उससे कहो कि पानी के जहाज से जाए, इसमें कोई डर नहीं। मुझे हवाई जहाज पसंद नहीं है। उसने टिकट का पैसा करीब करीब भर दिया है। कजिन ने उसकी परेशानी का मजा लेते हुए बताया। इसका किराया तो बहुत ज्यादा होता होगा? जगन ने बच्चे की तरह पूछा। लेकिन उसे पैसा मिल गया होगा, कजिन बोला। और क्या, मेरे लिए पैसे की क्या कीमत है? सब उसी के लिए तो है, वो जो चाहे ले ले। ये कहकर जगन ने तय किया कि घर जाकर सबसे पहला काम टाण पर रखे पैसे को गिनने का काम करना चाहिए। उसने ये भी सोचा कि सब पैसा वहां से निकालकर पूजा घर में लगी मूर्तियों के पीछे संभाल कर रख देना चाहिए। काफी रात होने पर उसने सीढ़ियां लगाकर टाण पर रखा पैसा उतारा और गिना। बंडलों में बांध कर रखे नोटों में से पूरे 10,000 कम थे। उसने दिमाग में मोटा हिसाब लगाया। 4 या 5,000 रुपए किराए के दिए होंगे, बाकी कपड़े और दूसरी चीजों में। उसे और भी जरूरत हो तो मांग ले, फिर मैं महीने की किस्त बांध दूंगा। ये उसी के लिए तो है। तभी दरवाजा खड़कने की आवाज आई और उसने टॉर्च बुझा दी। फिर चुपचाप तब तक वहां बैठा रहा, अपने ही घर में चोर की तरह, जब तक माली अपने कमरे में नहीं चला गया और भीतर से दरवाजा बंद नहीं कर लिया।